नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार का नया डीजीपी मिल चुका है और वो नाम है आरएस भट्टी का। और आरएस भट्टी का नाम के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है और बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आरएस भट्टी कौन है, उनका काम करने का तरीका क्या है। तो आरएस भट्टी के बारे में अगर आपको जानना है तो उनकी जुड़ी हुई कुछ कहानियों को भी आपको सुनना पड़ेगा। और सबसे चर्चित कहानी है आरिस भट्टी और मोहम्मद शहाबुद्दीन की। मोहम्मद शहाबुद्दीन भले अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये कहानी उन्हीं की है और आरिस भट्टी की है। बात है 2005 विधानसभा चुनाव की। तो सबसे पहले फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पा रही थी। जिसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और उस वक्त आरएस भट्टी जो थे वो बिहार में नहीं थे, बल्कि सेंट्रल डिप्यूटेशन पर थे और सीबीआई में काम कर रहे थे, सीबीआई के मिशन में लगे हुए थे। तो 2005 में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक बिहार में लागू करके नहीं रखा जा सकता था। तो ऐसे में बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था। और आपको मालूम होगा कि बिहार में स्वच्छ चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बिहार के कई ऐसे ज़िले थे जहां पर जो है कुछ कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान धांधली देखने को मिलती थी। चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का भी दौर जारी था। और इन जिलों में सबसे आगे किसी जिला का नाम था तो वो था सिवान जिला। सिवान जिला यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का क्षेत्र, मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाका, बाहुबली शहाबुद्दीन का इलाका यूँ कहे तो। ऐसे में 2005 में जब दोबारा बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, तब चुनाव आयोग ने इसका जिम्मा केजे राव को सौंपा। केजे राव को बिहार चुनाव आयोग का जिम्मा दिया गया और बिहार में कैसे स्वच्छ चुनाव कराना है, इसको लेकर केजे राव ने ठान लिया था। केजे राव ने एक आईपीएस की लिस्ट तैयार की और उसे केंद्र सरकार को भेज दिया और कहा कि मुझे ये आईपीएस जो हैं बिहार में हर हाल में चाहिए। तो चुनाव के समय जो है कि चुनाव आयोग के पास जो है स्पेशल पावर होता है और चुनाव आयोग को कोई भी सरकार मना नहीं करती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने उस लिस्ट, जो भी लिस्ट मिला था और जिन आईपीएस का नाम था, उन्हें बिहार भेजने का फैसला किया। और इन लिस्ट में एक नाम था, वो नाम था आरएस भट्टी का। तो आरएस भट्टी को सीबीआई से बिहार बुलाया गया। जब आरएस भट्टी पटना पहुंचे, तब केजे राव ने पटना में उनसे मुलाकात की और कहा कि आपको सिवान का जिम्मा दिया जा रहा है। लेकिन सिवान में एक सरकारी पेच फंस रहा था। दरअसल जब आरएस भट्टी जो थे सीबीआई में डीआईजी के रैंक के अधिकारी बन गए थे और ऐसे में सिवान में कोई डीआईजी का पद नहीं था। दरअसल वो सारण रेंज में आता है, तो सारण में डीआईजी बैठता था, यानी कि सारण के जो मुख्यालय है छपरा में डीआईजी बैठते थे। तो ऐसे में सिवान में क्या किया गया कि एसपी का जो पद है उसे ख़त्म कर दिया गया। उस वक्त के लिए एसपी को ख़त्म करके वहाँ पर डीआईजी का पद बनाया गया और सिवान के जो डीआईजी हैं आरएस भट्टी बने और आरएस भट्टी को सिवान भेजा गया ताकि सिवान में स्वच्छ चुनाव हो सके। और स्वच्छ चुनाव कैसे होगा, जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन को पुलिस अपने गिरफ्त में नहीं लेती है, क्योंकि चुनाव की तैयारी में मोहम्मद शहाबुद्दीन भी लग गए थे। उनके ऊपर कई मामले दर्ज थे और वो फरार चल रहे थे। बिहार पुलिस उनको पकड़ने के लिए पिछले कई सालों से लगातार कोशिश कर रही थी। कई जो एसपी हैं वो वहाँ पर आए, एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को जिसे गिरफ्तार करना था। लेकिन एसआईटी टीम भी जो है लगातार विफल हो रही थी। आए दिन अखबारों में ये खबरें सामने आती थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए इन इलाकों में छापेमारी की गई, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव जो है स्वच्छ तरीके से कराना था, तो केजे राव समझते थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आरएस भट्टी को यह जिम्मा सौंपा गया। और आरएस भट्टी जो है उनका काम करने का तरीका काफ़ी अलग था। आरएस भट्टी जब सिवान पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जिस एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिस एसआईटी टीम में जो पुलिस अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे,
उनको वॉच किया जा रहा था। उनको मोहम्मद शहाबुद्दीन के लोगों के द्वारा, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन उन पर नज़र गड़ा के रखते थे कि ये जो अधिकारी हैं कब सिवान में रह रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। और तो ऐसे में आर.एस. भट्टी ने समझ लिया कि इस एसआईटी टीम से हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सिवान जब वो पहुंचे तो फिर पुलिस लाइन में गए। पुलिस लाइन में जितने भी पुलिस के पदाधिकारी थे, कर्मी थे, एसआई थे, सबसे उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान ही आर.एस. भट्टी ने एक नए टीम की गठन कर दी, मतलब एक नया टीम बना दिया। नए टीम में ऐसे पुलिसकर्मी थे, ऐसे पुलिस के अधिकारी थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे। इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो नाम है गौरी कुमारी का। गौरी कुमारी ने उस वक्त नया नया बिहार पुलिस ज्वाइन किया था और वो एसआई के पद पर काम कर रही थी, यानी कि सब इंस्पेक्टर थे। तब उन्हें आर.एस. भट्टी ने बताया कि आपको ऐसा काम करना है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना है। आप लोग 5 लोगों को हमने एक टीम बनाया है और 5 लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। और जो गौरी कुमारी थी वो भी भौचक रह गई कि भाई इतने बड़े आदमी को पकड़ना है और डीआईजी हमारे कह रहे हैं पकड़ना है, तो हर हाल में पकड़ना होगा। फिर उन्हें मोटिवेट आर.एस. भट्टी ने किया कि भाई आपको पकड़ना है। फिर उस वक्त आर.एस. भट्टी को मालूम चला कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं कुछ दिनों में दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली से ही सिवान को कंट्रोल कर रहे हैं कि सिवान में क्या कुछ हो रहा है, कैसे चुनाव प्रचार करना है, किसे क्या करना है, सारा जो कंट्रोल है वो दिल्ली से हो रहा है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो सरकारी आवास दिल्ली में था, सांसद थे उस वक्त, वहाँ पर वो कुछ दिनों के अंतराल पर जरूर पहुँचते थे। तो ऐसे में आर.एस. भट्टी ने गौरी कुमारी और वो जो 5 लोगों की जो टीम थी, 5 पुलिसकर्मियों की टीम थी, उनको जिम्मा दिया कि आप लोग दिल्ली जाइए और दिल्ली में क्या करना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के सरकारी आवास के बाहर खड़ा रहना है एकदम नॉर्मल इंसान की तरह और देखते रहना है कि यहाँ पे मूवमेंट क्या है। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म करना है, उन्हें गिरफ्तार करना है। तो ऐसे में गौरी रानी जो हैं वो वहाँ पे पहुँची अपने टीम के साथ। 3 लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उनका ठहरने का जो जिम्मा है वो बिहार भवन में नहीं किया गया। उनका जो ठहरने का व्यवस्था है वो सीबीआई के क्वार्टर में किया गया। आपको पता ही है कि आर.एस. भट्टी जो थे उस वक्त सीबीआई से लौटे थे, सीबीआई में उनकी पहचान थी। तो ऐसे में सीबीआई क्वार्टर में ही जो है ये तीनों जो बिहार पुलिसकर्मी थे और गौरी कुमारी थी, वो लोग वहाँ पर रुके हुए थे। तो फिर ऐसे ही वहाँ पर ये होता है कि एक दिन मोहम्मद शहाबुद्दीन रात को करीब 1:30 बजे अपने सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। समझिए रात का 1:30 बज रहा था। तब भी गौरी कुमारी जो हैं वो उनके आवास के बाहर खड़ी थी, आसपास के इलाकों में थी और उन्हें पता लग गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो आ चुके हैं और सरकारी आवास में वो जा रहे हैं। फिर जैसे ही गौरी कुमारी को पता लगता है वो अपने साथियों के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के सरकारी आवास में घुसती हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करते ही दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और दिल्ली पुलिस की भी टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और मोहम्मद शहाबुद्दीन को तुरंत गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया जाता है। समझिए कि इतनी जल्दी में गिरफ्तारी की गई थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपना जो कपड़ा है, चप्पल है, कुछ भी बदल नहीं पाए थे। जैसे थे वैसे ही उन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया और इस बात की भनक बिहार में किसी को नहीं दी गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बिहार पुलिस की जो टीम है उसने मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है और उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना लाया गया फ्लाइट से, उसके बाद भागलपुर के जेल में लाया गया। तो आगे की कहानी आपको पता है। तो समझिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो उस वक्त का इतना बड़ा नाम था, उस वक्त जिसके नाम के पीछे बाहुबली लगता था, इलाके में एक खौफ था, लगातार चुनाव जीतते थे, सरकार में भी पकड़ थी, बड़े नेताओं से पहचान थी। तो ऐसे शख्स को पकड़ने के लिए कई आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन आर.एस. भट्टी ने मात्र कुछ ही महीनों के अंदर ये काम करके दिखा दिया और मोहम्मद शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे चले गए और सिवान में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया। तो आर.एस. भट्टी के बारे में आप जान चुके होंगे कि आर.एस. भट्टी का काम करने का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था। आर.एस. भट्टी जो है वो मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है, जल्दी पत्रकारों से बातचीत नहीं करते, मीडिया में बयान नहीं देते।
बस वो अपने काम के बारे में बता देते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो देखना होगा कि अब आर.एस. भट्टी कैसे बिहार को संभालते हैं, क्या उनका पुराना तेवर देखने को मिलेगा और अपराधियों के बीच उनके नाम की चर्चा जरूर हो रही होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।